हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा 2023 में आयोजित केमिस्ट्री के पेपर को सॉल्व करेंगे। हम इसमें इस बार केवल उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो प्रश्न हमारे वर्तमान में सिलेबस में हैं। बाकी प्रश्नों को हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं प्रश्नों को। 2023 का पेपर है बच्चों ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा पहला प्रश्न है। इसमें कुल 9 प्रश्न हैं जो कि अबसदा वाले प्रश्न हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, डेनियल सेल में Zn+2 व Cu+2 आयनों की सांद्रता एक इकाई, और एक इकाई का मतलब है 1 मोल डेसीमीटर -3, ये इसका मात्रक दे रखा है सांद्रता का, हो तो विद्युतीय विभव का मान ज्ञात करें। केवल कंफ्यूज करने के लिए आपको इतना दे रखा है। आपको तो इतना याद रखना है, डेनियल सेल के लिए जो विद्युत वाहक बल EMF का मान होता है वो 1.10 वोल्ट होता है। तो इसका आंसर आएगा बच्चों आपका बी वाला। ठीक है बच्चों, चलो अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 2। व्यंजक K = 2.303 T log R0/R कोटि के अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है। प्रश्न पूछा है कि ये जो आपको व्यंजक K का मान दे रखा है, वेग गुणांक का मान दे रखा है, ये वेग गुणांक कौन सी कोटि के अभिक्रिया का है? शून्य कोटि का है, प्रथम कोटि का है, द्वितीय कोटि का, तृतीय कोटि का है। तो आप समझें बच्चों, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग गुणांक है। इसको इस प्रकार से भी लिखते हैं, और इसको अपन इस R0/R के स्थान पर A/x से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो आपको रिप्रेजेंट करना नहीं है, केवल बताना है कौन सी कोटि क्या है। तो आंसर है इसका प्रथम कोटि। चलिए नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 3। समय के किसी क्षण पर वेग व्यक्त करने के लिए, बच्चों किसी क्षण पर वेग व्यक्त करने के लिए ज्ञात किया जाता है। किसी क्षण पर ज्ञात करते हैं तात्क्षणिक वेग। बताया था मैंने आपको, तात्क्षणिक वेग किसी क्षण पर, आपसे कहा जाए 2वें मिनट पर या 19वें सेकंड पर, जब ऐसा प्रश्न पूछा जाए, किसी सेकंड पर पूछा जाए, किसी क्षण के लिए पूछा जाए, तो तात्क्षणिक वेग निकाला जाता है। तो आंसर आएगा इसका ब, तात्क्षणिक वेग। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। यह वर्तमान में हट चुका है आपके। प्रश्न नंबर 5 भी आपके हट चुका है, सिलेबस में नहीं है। प्रश्न नंबर 6 द्विदंतुर लिगेंड है। मतलब कि द्विदंतुक लिगेंड पूछा है आपसे कि इनमें से कौन सा द्विदंतुक लिगेंड है। तो बच्चों इसका आंसर है C2O4-2, मतलब ऑक्सीलेट आयन। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 तो हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका CF2Cl2 जो है का फ्रियोन पद्धति में क्या नाम है? इसका फ्रियोन पद्धति में क्या नाम है बच्चों? इसका जो नाम है वो आएगा फ्रियोन 1,2। इसका नाम आएगा बच्चों आपका फ्रियोन 1,2। ब इसका ऑप्शन है, क्योंकि इसे ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है बच्चों। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे फ्रियोन, फॉर्मूला होता है इसका फ्रियोन XYZ। यहाँ X का मतलब होता है कार्बन की संख्या -1, Y का मतलब होता है हाइड्रोजन की संख्या में +1 करना होता है, और Z का मतलब होता है फ्लोरीन की संख्या। ये सूत्र है इसका, फ्रियोन XYZ। X का मतलब होता है कार्बन की संख्या में से आपको 1 घटाना है, Y मतलब हाइड्रोजन की संख्या में आपको 1 जोड़ना है, और Z मतलब फ्लोरीन की उसकी वास्तविक संख्या, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो आप यहाँ सूत्र पे गौर करें, यहाँ कितने कार्बन है? यहाँ 1 कार्बन है। 1 कार्बन है मतलब 1 कार्बन का मतलब हुआ आपको C में कार्बन की संख्या में से 1 घटाना है, मतलब X का मान तो आ गया आपका 0, तो 0 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर Y मतलब होता है
हाइड्रोजन की संख्या प्लस 1। इस पूरे सूत्र में एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो उस एक भी नहीं मतलब 0, तो 0 में 1 जोड़ेंगे मतलब कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये आपका y का मान आ गया 1। फिर इसमें फ्लोरीन कितने हैं, 2 हैं। और Z का मतलब क्या होता है, फ्लोरीन की संख्या, मतलब कि कितनी है, 2 है। मतलब आपको 0 1 2, तो 0 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। सूत्र आएगा इसका फ्रियोन 1 2, ठीक है। इसमें क्लोरीन का कोई नामकरण में कोई मतलब नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है। याद रखना है, कार्बन की संख्या में से आपको 1 घटाना होता है। जो सूत्र आपको दिख जाए उसमें से कार्बन की संख्या में से आपको 1 घटाना है। हाइड्रोजन दिख जाए, अगर 1 होता तो उसमें 1 और जोड़ते 2 हो जाता। यहाँ 1 भी हाइड्रोजन नहीं है, तो अपन ने 0 में 1 जोड़ दिया तो फिर 1 आ गया। और फ्लोरीन की संख्या जैसी होती है उसको वैसी वैसी लिख देते हैं। तो इसका ऑप्शन आएगा आपका ब वाला, फ्रियोन 1 2, ठीक है। चले नेक्स्ट आपका प्रश्न अगला, प्रश्न नंबर आपका है 8वां, अवध सतह का 8वां प्रश्न है। क्यूमीन से फिनॉल प्राप्त करने की अभिक्रिया में योगोत्पाद। बच्चों क्यूमीन क्या होता है, क्यूमीन आपको बताओ आइसोप्रोपिल बेंजीन होता है। इस प्रकार से मैं आपको अभिक्रिया ही करके बता दूँ, इस प्रकार से CH ऊपर CH3 और इधर भी CH3, मतलब बेंजीन के ऊपर CH और CH के ऊपर 2 वैलेंसी CH3 से पूरी हो जाए। जब इसकी क्रिया अपन वायु से करते हैं, गर्म करते हैं इसको, तो इस प्रकार से हमें COOH, यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर भी CH3, इस प्रकार से हमें क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड प्राप्त होता था। और जब इसको तनु H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते थे, तनु H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते थे, तो एक उत्पाद तो हमें फिनोल प्राप्त होता था, और दूसरा उत्पाद हमें यहाँ से हमें एसीटोन प्राप्त होता था, ठीक है। आपको अभिक्रिया करके नहीं बतानी है, केवल आपको समझाने के लिए मैंने करने का प्रयास किया। तो इसका ऑप्शन आएगा द एसीटोन, ठीक है बच्चों, इसका ऑप्शन आएगा द एसीटोन। चले अगला प्रश्न है, नाइट्रोजनी क्षारक डीएनए में नहीं पाया जाता। बच्चों डीएनए में ATGC पाया जाता है। डीएनए में एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन पाया जाता है। एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता डीएनए में, यूरेसिल। तो उसका आंसर क्या है, यूरेसिल, क्योंकि यूरेसिल तो RNA में पाया जाता है। अगला है आपका क्वेश्चन। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको। रिक्त स्थान प्रश्न नंबर 2 है, इसमें आपके 4 प्रश्न मिलेंगे आपको। प्रश्न पहला है, जब मिलाया गया पदार्थ अभिक्रिया की दर को कम करता है। वैसे हट गया प्रश्न ये, फिर भी देख लो आप। जब मिलाया गया पदार्थ अभिक्रिया की दर को कम करता है, तो उत्प्रेरक के स्थान पर उसे उत्प्रेरक विष कहते हैं। क्या कहेंगे, उत्प्रेरक विष कहेंगे, या उत्प्रेरक संदमक कहेंगे। संदमक जो उत्प्रेरक के वेग को क्या कर दे, कम कर दे। चले अगला प्रश्न, अणु की स्पीशीज का, चलो ये पार्ट तो हट चुका है आपके, तो पृष्ठ रसायन वाला पार्ट है वो हट चुका है वर्तमान में आपके। नंबर 3 रिक्त स्थान। विलियमसन संश्लेषण में की सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया से डाई एल्किल ईथर बनता है। बच्चों विलियमसन संश्लेषण में जब एल्किल हैलाइड, यहाँ आंसर आएगा एल्किल हैलाइड, उत्तर क्या आएगा, नाम क्या आएगा, आपको केवल नाम लिखना है एल्किल हैलाइड, और आप चाहे तो कोष्टक में उसके RX लिख दें, क्योंकि एल्किल हैलाइड की क्रिया जब आप सोडियम एल्कोक्साइड होता है RONA से करते हैं, तो इस Na के साथ ये वाला X निकल जाता है, ये वाला X, ये X और ये Na, बाकी बच्चों को आप जोड़ देंगे आपस में, तो क्या बन जाएगा आपका, ईथर बन जाएगा। तो इसका आंसर है एल्किल हैलाइड, इसका आंसर है आपका एल्किल हैलाइड, ठीक है। चलें नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है नंबर 4 का जलीय विलयन फेलिंग विलयन एव कहलाता है। तो हम जब फेलिंग टेस्ट करते थे एल्डिहाइड कीटोन में विभेद करने के लिए फेलिंग परीक्षण करते थे, तो फेलिंग विलयन 2 विलयन से मिलकर बना होता था। एक तो था आपका फेलिंग ए और एक था आपका फेलिंग बी। तो इसने पूछा है फेलिंग ए क्या होता है बच्चों, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। याद रखना कॉपर सल्फेट, आप हिंदी में लिख दें या आप सूत्र लिख दें, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। ओके बच्चों,
चले नेक्स्ट प्रश्न है आपका। अब वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आए, अति लघुत्रात्मक प्रश्न आपके आए हुए। सबसे पहला प्रश्न है कृत्रिम प्राकृतिक व कृत्रिम नाभिकीय रेडियो एक्टिव क्षय की कोटि, मतलब इस प्रकार की अभिक्रिया किस कोटि की होती है। बिल्कुल सिंपल सा आंसर है बच्चों, कई बार बारंबार इस प्रकार का प्रश्न आपके आ रहा है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है बच्चों, ये याद रखना है आपको, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का यह एग्जाम्पल है। ठीक है, चले नेक्स्ट अगला प्रश्न पढ़ते हैं अपन। यूरिया का अमोनिया, जो ये प्रश्न वर्तमान में आपके सिलेबस में नहीं है। अगला है सुक्रोज को हावर्त संरचना द्वारा, सुक्रोज को आपको जो है वो हावर्त संरचना द्वारा प्रदर्शित करना है। आपको याद हो जो सुक्रोज आपका होता है वो एक डाइसेकेराइड है। सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है जो कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से बना होता है। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ तो आता है आपके अल्फा डी ग्लूकोज, मैं बनाने का सामान्य से प्रयास करूँगा, है ना। ये देखिए, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन, इसके ऊपर छठा कार्बन, इसके ऊपर छठा कार्बन रहेगा CH2OH। ठीक है, फिर यहाँ से O के साथ यहाँ पर एक और कार्बन आएगा, यह आएगा फ्रक्टोज का। और फ्रक्टोज जो है वो इस प्रकार से रहेगा, यहाँ पर ये इस प्रकार से फ्रक्टोज रहेगा। फ्रक्टोज जो होता है बीटा डी फ्रक्टोज होगा, और फ्रक्टोज में यहाँ होगा पहला कार्बन, ऊपर होगा पहला कार्बन CH2OH, ये दूसरा कार्बन। ठीक है, फिर ये नीचे जो है ये तीसरा कार्बन, इस तीसरे कार्बन पर OH नीचे रहेगा, H अंदर रहेगा। चौथे कार्बन पे OH अंदर रहेगा, H बाहर रहेगा। पांचवें कार्बन पे, ये पांचवा कार्बन है आपका, यहाँ दिख रहा है जो आपको साइड में, और इस पर H ऊपर और CH2OH नीचे रहेगा इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से यहाँ पर ये बनता है 1,2 डाइग्लाइकोसिडिक बंध, 1,2 डाइग्लाइकोसिडिक बंध। ये लेफ्ट हैंड साइड पर जो है आपका ये अल्फा डी ग्लूकोज है, और जो आपका राइट हैंड साइड पर है बच्चों ये बीटा डी ग्लूकोज है। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज दोनों मिलकर के 1,2 डाइग्लाइकोसिडिक बंध बनाते हैं, मतलब ग्लूकोज का पहला कार्बन और फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन आपस में 1,2 डाइग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़कर सुक्रोज नामक डाइसेकेराइड का निर्माण करता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगला है वैद्युत अपवहन, कट चुका है आपके। फेन प्लवन, ये भी नहीं है वर्तमान में आपके। अगला प्रश्न है फिनोल से सैलिसिलिक अम्ल बनाने की रासायनिक समीकरण। देखिए, फिनोल से सैलिसिलिक अम्ल बनाने के लिए आप रायमर-टिमान अभिक्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। आप डायरेक्ट या तो रायमर-टिमान अभिक्रिया में फिनोल की क्रिया CHCl3 और NaOH से करके पहले आर्थो सैलिसिल्डिहाइड बना लें, और उसके बाद उस आर्थो सैलिसिल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कर दें, तो भी आपका सैलिसिलिक अम्ल बन जाएगा। मैं तो कहता हूँ डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। डायरेक्ट ही आप क्या करें, फिनोल लें और फिनोल की क्रिया आप CCl4 से करें, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। फिनोल की क्रिया आप किससे करें, कार्बन टेट्रा क्लोराइड से करें। ठीक है बच्चों, कार्बन टेट्रा क्लोराइड से करें, और साथ में आप किसका प्रयोग करें, KOH का या NaOH का प्रयोग करें। तो मैं 4 बार KOH ले लूँगा। याद करें, रायमर-टिमान अभिक्रिया में CHCl3 लेते थे और 3 बार KOH या NaOH का प्रयोग करते थे। सेम ही अभिक्रिया है लगभग। इस प्रकार से अभिक्रिया करेंगे ना यहाँ पर, तो ये जो 4 बार पोटेशियम है वो 4 बार Cl के साथ बाहर निकल जाएगा। तो 4 बार तो क्या बाहर निकल जाएगा बच्चों, KCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो ये आर्थो कार्बन, इस आर्थो कार्बन पर फिनोल के आर्थो कार्बन पर कह रहा हूँ बच्चों में, इस फिनोल के आर्थो कार्बन पर यहाँ पर C आएगा, ये C है ना, CCl4 का C आएगा। यहाँ से इस जगह से KOH में से 2 O आएगी, और ये जो बेंजीन के यहाँ पर आर्थो पर जो कार्बन पर जो H था ना, वो यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार क्या बन जाएगा, आर्थो सैलिसिलिक अम्ल बन जाएगा। लेकिन सुनो बच्चों, हमने अभी 4 K के साथ 4 Cl निकाल चुके। हम इस KOH में से 2 O का प्रयोग कर चुके, तो 2 O बच रहे हैं और 4 H बच रहे हैं, मतलब साथ में 2 H2 और बनेंगे,
ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से ये हमारा बन जाता है क्या, सैलिसिलिक अम्ल। अब इस प्रकार से सैलिसिलिक अम्ल बना सकते हैं, है ना। दोबारा सुन लें, फिनोल की क्रिया CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और 4 बार KOH से करेंगे तो 4 बार KCl बाहर निकलेगा, 2 बार H2O बाहर निकलेगा और आर्थो सैलिसिलिक अम्ल निकलेगा। इस अभिक्रिया को भी रायमर टिमान अभिक्रिया बोलते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है बच्चों। एक प्रश्न ऐसा अवश्य ही आता है, याद रखें आप, एक प्रश्न ऐसा आता ही आता है, आपको सूत्र देकर के नाम पूछता है बच्चों को। कोई भी सूत्र देकर के नाम पूछता है या नाम देख कर के सूत्र पूछता है। यहाँ पर इस प्रश्न में आपको नाम दे दिया आइसोब्यूटिल एल्कोहल, मतलब 4 कार्बन का है और 4 कार्बन का आइसोब्यूटिल एल्कोहल इस प्रकार से बनेगा बच्चों। ये सूत्र है उसका, ये सूत्र है आइसोब्यूटिल एल्कोहल का। 4 कार्बन का है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन। अंतिम कार्बन से एक कार्बन पहले एक बार CH3 लगा हो तो उसको आइसो पूर्वलग्न देते हैं। और इसका IUPAC नाम पूछा है, IUPAC नाम पूछा है, सूत्र नहीं पूछा है बच्चों, इसका IUPAC नाम पूछा है। तो इसका IUPAC नाम आएगा बच्चों 2 मेथिल प्रोपेन 1 ओल। इसका IUPAC नाम आएगा 2 मेथिल प्रोपेन 1 ओल। ये इसका IUPAC नाम है बच्चों, ठीक है। चले इसके बाद नेक्स्ट, अगला प्रश्न है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र। देखो पिछले प्रश्न में उसने नाम IUPAC नाम पूछा, इस वाले सूत्र में उसने नाम दिया है और अब से क्या पूछा है, सूत्र पूछा है। तो आप बेंजीन बनाएंगे और बेंजीन बना करके उसके ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड N लिख करके Cl लिख देंगे। आप चाहें तो बेंजीन लिख करके ऊपर डायरेक्ट N2Cl लिख करके भी इसका आंसर कर सकते हैं बच्चों, तो भी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब अपन सेक्शन बी पर आ गए हैं। सेक्शन ए के अंदर जो प्रश्न हमारे सिलेबस में नहीं थे, मैंने वो नहीं करवाए हैं बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं अपन। और सेक्शन बी के अंदर लघुत्रात्मक प्रश्न है, कुछ 12 प्रश्न है इसके अंदर। चौथा प्रश्न फलक केंद्रित, वर्तमान में ये हट गया है। पी प्रकार के अर्धचालक, ये भी वर्तमान में हट गया है, फिजिक्स में आता है वर्तमान में ये तो केवल। क्लोरोबेंजीन से डाईफेनिल बनाने की रासायनिक अभिक्रिया, बच्चों इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया है जब अपन क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं की क्रिया सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में करते हैं। याद करो बच्चों, अपन इस प्रकार से करते थे अभिक्रिया। ये मैंने क्लोरोबेंजीन के 2 अणु बना दिए, ये पहला अणु, ये दूसरा अणु। इसकी क्रिया सोडियम से जब हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में करते हैं तो ये जो Na है, ये जो 2 Na हैं, दोनों तरफ के Cl के साथ बाहर निकल जाएगा। 2 बार NaCl बाहर निकलेगा और दोनों बेंजीन वाले इस प्रकार से आपस में जुड़ जाएगी। इसको ही बोलते हैं डाईफेनिल। जब भी कोई आप अभिक्रिया लिखें बच्चों इस प्रकार से, तो पूरी संतुलित रिएक्शन लिखें। जो सहोत्पाद बाहर निकलता है उसको भी लिखें और जो मुख्य उत्पाद बनते हैं उनके नाम भी लिखा करें आप, ठीक है। ये इस प्रकार से डाईफेनिल बन जाता है, इसको बोलते हैं फिटिंग अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। एथिलीन ग्लाइकोल का 35% V/V, मतलब ये है आयतन प्रतिशत। इस V/V का मतलब होता है बच्चों आयतन प्रतिशत। इसमें विलेय पदार्थ भी ml में या लीटर में लेते हैं और विलायक को भी अपन ml में या लीटर में लेते हैं। और 35% का मतलब हुआ एथिलीन ग्लाइकोल 35% है। और प्रतिशत कितने में से होता है? प्रतिशत 100 में से होता है। इसका मतलब है विलियन, जो विलियन आपका है ना, उस विलियन का कुल आयतन कितना है? 100 ml है। विलियन का कुल आयतन कितना है? 100 ml है। प्रतिशत का मतलब ही होता है बच्चों कि विलियन का कुल आयतन 100 ml है, ठीक है। तो आपको 100 ml आयतन दे रखा है विलियन का। और कहा एथिलीन ग्लाइकोल, जो आपका एथिलीन ग्लाइकोल है वो 35% है। तो 100 में से 35 है मतलब कितना ml? एथिलीन ग्लाइकोल कितना ml हो जाएगा? 35 ml। पर उसने पूछा क्या है, प्रश्न पे गौर करना, कि इस विलियन वाहनों के इंजन को ठंडा करने के काम आता है। बिल्कुल प्रति हिम के रूप में काम आता है ये। इसमें जल का आयतन मिलीलीटर में ज्ञात करना है। सिंपल सी बात है, आपको विलेय पता है, विलेय का आयतन पता है
आपको पूरे विलयन का आयतन पता है, तो विलयन के आयतन में से विलय के आयतन को माइनस कर दो, 100 में से 35 घटा दो, तो आपका आंसर आएगा 65 ml जल का आयतन। ठीक है बच्चों, चलें नेक्स्ट अभिक्रिया है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रासरण की परिभाषा लिखिए। सुने बच्चों, प्रासरण क्या होता है कि जब क्या होता है, जब हम इस प्रकार से एक पात्र बनाया, मान लो मैंने, और इस पात्र में मैंने कोई अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दी, इस प्रकार से अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दी। इधर मैंने तनु विलयन भर दिया, इधर मैंने सांद्र विलयन भर दिया। अब अर्ध पारगम्य झिल्ली, इसको बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, शॉर्ट में बोलते हैं SPM, शॉर्ट में बोलते हैं क्या, SPM। याद रखना है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर तनु विलयन लिया, राइट हैंड साइड पर मैंने सांद्र विलयन लिया। तनु विलयन मतलब जिसकी सांद्रता कम है, और सांद्र विलयन जिसकी सांद्रता ज़्यादा है। फिर क्या करेंगे अपन, इस अर्ध पारगम्य झिल्ली में एक चयनात्मकता पाई जाती है। ये अपने अंदर से, अर्ध पारगम्य झिल्ली अपने अंदर से केवल विलायक के कणों को ही आने जाने देती है, केवल विलायक के ही कणों को आने जाने देती है, विलय के कणों को नहीं। ये बात आपको याद रखनी है। अभी हमने क्या किया, तनु विलयन और सांद्र विलयन को पृथक कर दिया। एक छोटी सी ट्रिक भी आप याद रखना, एक नृत्य होता है उड़ीसा का, ओडिसी नृत्य, ODC, ये लिखा मैंने यहाँ पर, ODC है ना। इससे परिभाषा बनेगी अपनी। O मतलब ऑस्मोसिस, मतलब प्रासरण, D मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन, और C मतलब कंसंट्रेट सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है, डाइल्यूट मतलब तनु और C मतलब सांद्र। प्रासरण की क्रिया तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होती है। प्रासरण की क्रिया तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होती है। तो परिभाषा क्या है कि जब दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्ध पारगम्य झिल्ली से पृथक कर दें, जब दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली से पृथक कर दें, तो निम्न सांद्रता वाले विलयन अर्थात तनु विलयन से विलायक के कण अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर, तनु विलयन से विलायक के कण अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर अधिक सांद्रता वाले मतलब सांद्र विलयन की ओर गमन करते हैं। यह प्रक्रिया कहलाती है क्या, प्रासरण। सबसे बेस्ट तरीका है इस प्रासरण को याद करने का। परिभाषा और भी है इसकी, 2-3 परिभाषा और भी है इसकी, लेकिन मेरे हिसाब से परिभाषा बेस्ट है। आप इस ODC ट्रिक से याद कर सकते हैं, ऑस्मोसिस शोविंग डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेट सॉल्यूशन। इस प्रकार से बता सकते हैं कि तनु विलयन से विलायक के कण सांद्र विलयन की ओर जाएंगे अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर, वो कहलाती है आपकी परासरण। अभी प्रश्न पूरा नहीं हुआ बच्चों आपका। प्रश्न में अभी उसने और पूछ रखा है कि समुद्री जल के विलवणीकरण में प्रयुक्त विधि का नाम। समुद्री जल में लवण होता है बहुत सारा, तो आजकल समुद्री जल को भी पीने के योग्य कर लिया गया है विलवणीकरण की क्रिया करके। इसके लिए आपको रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब कि प्रतिलोम परासरण को व्युत्क्रम परासरण भी कहते हैं। तो आपको केवल नाम लिखना है विधि का, प्रतिलोम या व्युत्क्रम परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस, ये विधि काम आती है इसमें। ठीक है बच्चों, चले नेक्स्ट है प्रश्न आपका 9 नंबर का, PtH2O का होल ट्वाइस Br2 के ज्यामितीय समावयवियों की ज्यामिति बनाकर विन्यास लिखिए। मतलब देखिए बच्चों, प्लेटिनम का संकुल है और इसकी समन्वय संख्या का मान 4 है। इसकी समन्वय संख्या का मान 4 है, मतलब इसकी ज्यामिति जो होगी ना वो वर्ग समतली होगी। किस प्रकार से ज्यामिति बनेगी, एक वर्ग बनेगा, इस प्रकार ध्यान दें आप, वर्ग बनेगा, वर्ग के केंद्र में प्लेटिनम होगा, और 4 कोनों में से 2 कोनों पर H2O लगा देंगे, क्योंकि 2 लिगेंड H2O के हैं। सूत्र ये लिखा रहा है बच्चों यहाँ पर, 2 लिगेंड H2O के हैं और 2 लिगेंड जो है ब्रोमीन के हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्रोमीन, एक ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा और एक ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार से इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। जब ये समान समान लिगेंड 90 डिग्री का कोण बनाते हैं ना, इस प्रकार से 90 डिग्री कोण बनाते हैं, तो उसको सिस बोलते हैं बच्चों, समपक्ष ज्यामिति समावयवी बोलते हैं।
अब ट्रांस में करना है आपको। ट्रांस में क्या होता है, बस आपको इतना सा याद रखना है, समान समान लिगेंडों को आपको आमने सामने कर देना है। समान लिगेंडों को आपको एक दूसरे के आमने सामने, जैसे H2O यहाँ है ना, तो एक H2O ठीक इसके अपोजिट में यहाँ, मतलब ये जो कोण बन रहा है आप देखें, H2O फिर प्लेटिनम और फिर H2O, इसके मध्य जो कोण है ना, ये वाला कोण, ये 180 डिग्री बन रहा है। अगर ये कोण 180 डिग्री बनता है, समान लिगेंडों में अगर कोण 180 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब वह ट्रांस समावयवी होता है वर्ग समतलीय के अंदर। तो देखो ये वाला रूप सीस वाला है और ये जो रूप है ये ट्रांस वाला है। इस प्रकार से आप चित्र बना सकते हैं दोनों के, सीस और ट्रांस के, और आप उसका नाम भी लिख सकते हैं। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित के IUPAC नाम लिखिए। निम्नलिखित के IUPAC, तो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वर्तमान में आपका पार्ट नंबर 5 है, इसके प्रश्न हैं ये। तो सबसे पहले है ये वाला एग्जाम्पल, देखें आप, इसमें 4 जल के अणु हैं। जल को बोलते हैं एक्वा, जल को बोलते हैं एक्वा, ठीक है बच्चों। तो हम क्या कहेंगे नामकरण में इसके, हम कहेंगे टेट्रा एक्वा। टेट्रा 4 बार, इसलिए टेट्रा एक्वा। और कॉपर, टेट्रा एक्वा कॉपर, मुझे नाम याद है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चों। अगर आपको नहीं याद हो तो आप प्लीज़ जो सेंट्रल मेटल आयन है आपके CMI, उसकी पहले OS निकालें, उसकी OS निकालें और उसके बाद ये काम करें, ठीक है। तो यहाँ आएगा, कोष्टक में आएगा इसके सेकंड, और पीछे आएगा इसके आयन, ठीक है बच्चों। ये नाम बनेगा, इसका नाम आएगा टेट्रा एक्वा कॉपर। टेट्रा एक्वा कॉपर सेकंड आयन, आयन इसलिए क्योंकि इसके ऊपर +2 लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। चलो अगला एग्जाम्पल देखिए आप। अगला एग्जाम्पल है आपका CONH3 का होल 6। चूँकि NH3 एक उदासीन लिगेंड है, इसलिए ब्रोमीन यहाँ पर सरल ऋणायन है और 3 बार है, इसलिए कोबाल्ट के ऊपर +3 आवेश आएगा। तो कोबाल्ट CMI है आपका और उसकी OS का मान +3 है। इसका नाम आएगा बच्चों हेक्साएमीन कोबाल्ट। बच्चों ये नाम बिना स्पेस का आता है। CMI और लिगेंड के नाम को बिना स्पेस के लिखते हैं। इसके कोष्टक में CMI की OS आएगी 3 और इसके बाद स्पेस देकर आएगा ब्रोमाइड सरल ऋणायन है आपका, इसकी संख्या को नहीं लिखा जाता, तो नाम आएगा हेक्साएमीन कोबाल्ट 3rd ब्रोमाइड, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल है आपका, अगला एग्जाम्पल एक वापस आयन है। यहाँ पर आयरन की OS निकालेंगे अपन, +3 आएगी। आयरन की OS निकालोगे ना, +3 आएगी, तो CN के ऊपर -1 चार्ज होता है। CN को बोलते हैं साइनो, ठीक है। नाम आएगा हेक्सासाइनो, हेक्सा 6 बार है इसलिए हेक्सासाइनो। चूँकि समन्वय मंडल के ऊपर -3 है, और समन्वय मंडल जब ऋणावेशित होता है तो फिर CMI के नाम के अंत में लगाते हैं 8, तो फेरेट, हेक्सासाइनो फेरेट, कोष्टक में आएगा 3rd। और चूँकि यह भी एक आयन है तो इसके पीछे लगाना पड़ेगा अपन को क्या, आयन, हेक्सासाइनो फेरेट 3rd आयन। ओके बच्चों, चले प्रश्न आपका पूरा हुआ। नेक्स्ट आपकी अभिक्रिया है हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण। आप इसको हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण बोल दो या केवल हाफमान ब्रोमाइड भी बोल दो चलेगा। होता क्या है अभिक्रिया में, आप गौर करना। इस प्रकार से आपका होता है एमाइड, एसिटामाइड का एग्जाम्पल लिया मैंने, ये CH3CONH2 लिखा, ये एसिटामाइड हो गया। जब एसिटामाइड की क्रिया आप ब्रोमीन से करते हैं, साथ में आप NaOH या KOH से करते हैं, NaOH या KOH। अब ये NaOH आप जलीय भी ले सकते हैं, आप एल्कोहलिक भी ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है इसके अंदर, ठीक है बच्चों। ऐसा करने पर जो ये आपका एमाइड है ना, इस एमाइड में से इस CO समूह, इस एमाइड में से ये कार्बोनिल समूह जो है ना, ये बाहर निकल जाएगा। और इस कार्बोनिल समूह के बाहर निकलने से एमाइड से एक कार्बन कम एमीन प्राप्त होगा, CH3NH2, मतलब कि मेथेनेमीन नाम है इसका, मेथेनेमीन नाम है इसका, ये बनेगा। साथ में क्या बनेगा, साथ में बनेगा K2CO3 बनेगा बच्चों 2 बार, K2CO3 बनेगा 2 बार, KBr बनेगा और साथ में 2 बार H2O बनेगा। ये आपकी अभिक्रिया है, ये आपकी संपूर्ण अभिक्रिया मैंने बैलेंस अभिक्रिया कर दी है यहाँ पर कि एसिटामाइड बोलते हैं इसको, एसिटामाइड बोलते हैं इसको, या इसको आप एथेनेमाइड भी कह सकते हैं। कि क्रिया ब्रोमीन से जलीय या एल्कोहलिक KOH से करने पर
प्राथमिक एमीन मेथेन एमीन बनेगा, साथ में K2CO3 बाहर निकलेगा, K2CO3 2 बार KBr और 2 बार H2O बाहर निकलेगा। ठीक है, ये कहलाती है आपकी हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, कारण दीजिए कि ट्राई मेथिल एमीन मेथिल एमीन से कम क्षारीय है। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है बच्चों इसके अंदर कि जो आपका ट्राई मेथिल एमीन है, इस ट्राई मेथिल एमीन में 3 मेथिल समूह हैं और 3 मेथिल का प्लस आई इफेक्ट है, 3 मेथिल समूह का प्लस आई इफेक्ट है। तो नॉर्मल कंडीशन में सोचें अपन तो फिर ट्राई मेथिल एमीन ज़्यादा क्षारीय होना चाहिए, लेकिन ट्राई मेथिल एमीन जिसमें कि एक ही प्लस आई इफेक्ट वाला समूह है उपस्थित होता है से कम क्षारीय है। तो कारण क्या है कि ट्राई मेथिल एमीन में इस प्रकार संरचना होती है, ये N इधर CH3 इधर CH3 और इधर CH3। इस ट्राई मेथिल एमीन में इस 3 CH3 के कारण त्रिविम विन्यासी बाधा उत्पन्न होती है। त्रिविम विन्यासी बाधा, स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं अंग्रेजी में। त्रिविम विन्यासी बाधा उत्पन्न होती है जिसके कारण नाइट्रोजन अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को किसी अन्य स्पीशीज को आसानी से प्रदान नहीं कर सकता। दोबारा सुन लें बच्चों आप, ट्राई मेथिल एमीन में 3 मेथिल समूह के कारण त्रिविम विन्यासी बाधा उत्पन्न होती है जिसके कारण नाइट्रोजन अपने एलपी को एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को किसी अन्य स्पीशीज को आसानी से प्रदान नहीं कर पाता। इस कारण से ट्राई मेथिल एमीन कम क्षारीय होता है। कम क्षारीय होता है। कृत्रिम मधुरक प्रश्न हट चुका है बच्चों आपके। प्रश्न नंबर 14 प्रतिजैविक, ये प्रश्न भी वर्तमान में आपके सिलेबस में नहीं है, हट चुका है। नेक्स्ट है स्वार्ट्स अभिक्रिया। ठीक है, स्वार्ट्स अभिक्रिया एक तो होती है फिंकेलस्टाइन, एक होती है स्वार्ट्स अभिक्रिया। आधा स याद करो बच्चों, सिखाया था मैंने आपको, आधा स और आधा फ। मतलब इस अभिक्रिया में एल्किल फ्लोराइड बनता है। क्या होता है अभिक्रिया में, जब आप एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड, आप चाहें तो एल्किल क्लोराइड ले लें, चाहें आप एल्किल ब्रोमाइड ले लें, इसकी क्रिया आप AgF से कर दें। आप किससे कर दें, सिल्वर फ्लोराइड से कर दें। बस इतना सा काम करना है आपको। आप एथिल क्लोराइड ले लें या एथिल ब्रोमाइड, मतलब यहाँ पर इस जगह पर आप Cl का प्रयोग कर सकते हैं, इस जगह पर आप ब्रोमीन का प्रयोग भी कर सकते हैं। अभिक्रिया एल्किल फ्लोराइड को बनाने की है, आपको AgF सिल्वर फ्लोराइड से क्रिया करानी है, जिससे Cl के स्थान पर F आ जाएगा, अर्थात प्रतिस्थापन हो जाएगा। और प्रतिस्थापन होने से हमें CH3CH2F फ्लोरोएथेन या एथिल फ्लोराइड कहते हैं प्राप्त होगा और AgCl बाहर निकल जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर तीर के चिन्ह के ऊपर एथिलीन ग्लाइकोल लिख सकते हैं, तीर के चिन्ह के ऊपर एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके अलावा आप एक और बात याद रखें, इस अभिक्रिया में AgF तो लेते हैं, AgF के साथ साथ आप चाहें तो AgF के साथ आप SbF3 एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड, आप Hg2F2 आप COF2, ठीक है ना, आदि का प्रयोग भी आप कर सकते हैं इस अभिक्रिया में AgF के स्थान पर। चलें अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 16, ईंधन सेल की संरचना का वर्णन कीजिए। और साथ में एक प्रश्न और है, ईंधन सेल की संरचना का एक नामांकित चित्र बनाना है। देखो बच्चों, मैं पहले आपको एक नॉर्मल सा डायग्राम, आउटलाइन डायग्राम बना के दिखाता हूँ, इसका चित्र कैसा होता है। इस प्रकार से देखिए बच्चों, इस प्रकार से एक पात्र होता है। इस पात्र के अंदर ये जो अंदर जो भाग होता है, यहाँ पर 2 छड़ लगी होती है। एक छड़ तो एनोड की होती है, एक छड़ कैथोड की होती है। इस प्रकार का पात्र बना होता है बच्चों, देखो है ना। एक छड़ तो एनोड की होती है, एनोड यहाँ माइनस का होता है, इधर लेफ्ट हैंड साइड पर एनोड लेंगे और यहाँ इधर प्लस का होगा, जो क्या होगा बच्चों, कैथोड होगा। ये दोनों, ये एनोड और कैथोड दोनों कार्बन के होते हैं,
है ना। कार्बन के दो सरंध्र इलेक्ट्रोड होते हैं, दोनों कार्बन के बने होते हैं और इनके ऊपर अपन प्लेटिनम या पैलेडियम पीटी या पीडी से इसको लेपित कर देते हैं ताकि इसकी क्रियाशीलता बढ़ जाए, ठीक है। इसके अलावा इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में हम NaOH या KOH का जलीय विलयन भरते हैं। याद रखना है बच्चों, इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में NaOH या KOH का जलीय विलयन भरते हैं। इसके अतिरिक्त इस सेल में एनोड की तरफ से H2 गैस प्रवाहित करते हैं और कैथोड की तरफ से O2 गैस प्रवाहित करते हैं। मतलब ईंधन सेल का ईंधन है। आपसे प्रश्न पूछ ले, ईंधन सेल में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो H2 का, O2 का, है ना, CH4 मेथेन कार्बन मोनोऑक्साइड का, CH3OH मेथिल एल्कोहल का आदि ईंधन है ईंधन सेल के, ठीक है। तो ये एक सामान्य चित्र बनाया बच्चों मैंने कि एक पात्र है, इस पात्र में दो छड़ लगी हुई है, दोनों छड़ कार्बन की ही है, सरंध्र कार्बन की है और उस कार्बन की छड़ पर हमने प्लेटिनम या पैलेडियम पीडी से उसको लेपित कर रखा है ताकि इन इलेक्ट्रोडों की क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाए। एनोड माइनस का है, कैथोड प्लस का है, क्योंकि यह एक गैल्वेनिक सेल है, ठीक है। इसके अलावा इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में KOH का विलयन भरते हैं या NaOH का जलीय विलयन भरते हैं। एनोड की तरफ से H2 गैस प्रवाहित करते हैं और कैथोड की तरफ से O2 गैस प्रवाहित करते हैं। मैंने चित्र के साथ साथ बच्चों आपको इसका वर्णन भी समझा दिया, ठीक है। इस प्रकार के सेलों का जो उपयोग है, इस प्रकार के जो सेल है, इस प्रकार के सेलों का उपयोग अंतरिक्ष उड़ानों में किया जाता था। एक अपोलो और जेमिनी अंतरिक्ष कार्यक्रम हुए हैं, अपोलो और अंतरिक्ष जेमिनी कार्यक्रम हुए हैं हमारे यहाँ पर, उनमें भी इस प्रकार के सेल का प्रयोग किया है, क्योंकि इस प्रकार का सेल जो होता है ना वो प्रदूषण रहित होता है। अब जब इसका वर्णन पूछा है तो बच्चों इसकी अभिक्रियाएँ भी है कि वो जो H2 है ना, हाइड्रोजन गैस, वो एनोड पर है। H2 गैस को हमने एनोड की तरफ से प्रवाहित किया था। वो हाइड्रोजन गैस जो है वो उस क्षारीय विलयन KOH का जो विलयन है ना, उस क्षारीय विलयन से क्रिया करेगी और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, अर्थात ये 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी। प्रत्येक हाइड्रोजन, मैंने अभिक्रिया को पहले से ही बैलेंस करने के लिए 2H2 ले लिया है, यहाँ पर 2H2 लिया है। एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन त्यागती है, क्योंकि यहाँ पर 2H2 4 है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो 4H+ बनेंगे और वो 4H+ इस 4OH- से क्रिया करेगी तो क्या बनेगा, 4H2O बनेगा। इस प्रकार से ये अभिक्रिया तो होगी एनोड पर। फिर कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पर O2 गैस है, कैथोड पर कौन है, O2 गैस है और कैथोड पर क्या होता है, अपचयन होता है। तो फिर वो 4 इलेक्ट्रॉन मैंने क्यों लिए थे, क्योंकि वो O2 गैस थी। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेती है तो 2 ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन लेगी, इसलिए मैंने 4 लिए पहले से। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, है ना, यहाँ जो 4 जल के अणु है ना, इसमें से जल के 2 अणुओं से क्रिया करेगी। सोचो बच्चों आप कि ऑक्सीजन ने जब 4 इलेक्ट्रॉन लिए तो O-2 बनेगी और O-2 जब इस H2O से क्रिया करेगी तो 4 बार OH- बनेगा, 4 बार OH- बनेगा। जब हम इसकी टोटल नेट सेल अभिक्रिया लिखेंगे तो ये 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, ये 4 H2O उसमें से 2 H2O कट जाएंगे तो 2 H2O बचेंगे, यहाँ पर 2 H2O बचेंगे। 4 OH- से 4 OH- कट जाएंगे, अर्थात 2H2 नेट सेल अभिक्रिया में क्या आएगा, 2H2 गैस अवस्था में प्लस 2O2 गैस अवस्था में, दोनों मिलकर के जल का निर्माण करेंगे, 2H2O का निर्माण करेंगे। और उस पात्र में अभी जब हमने ईंधन सेल बनाया था ना, उस ईंधन सेल में बिल्कुल ऊपर की तरफ एक स्थान था जहाँ से वो H2O, चूँकि इस ईंधन सेल में इस जो इस प्राप्त जल का टेम्परेचर 100 डिग्री C हो जाता है और 100 डिग्री C होने के कारण वह वाष्प बन करके इस पात्र से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से ये ईंधन सेल की बात हो गई बच्चों पूरी। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 17 हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 का पहला प्रश्न है, Cu+2 एक्वेटिक कॉपर +2 आयन के लिए प्रचक्रण मात्र या चुंबकीय आघूर्ण की गणना करनी है। सिंपल सी बात है बच्चों, कॉपर +2 है और कॉपर +2 का मतलब होता है कि कॉपर ने अपने भाइतम कोश के 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, मतलब इसके 4s में एक होता है इलेक्ट्रॉन, वो एक इसने त्याग दिया। इसके 3d में 10 होता है, 10 होते हैं, 10 में से भी एक त्याग दिया तो 3d 9 है।
कॉपर में अपने भाईतम Cu+2 अवस्था में 3d9 विन्यास है। और 3d9 का मतलब क्या है बच्चों? पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2, फिर 2, फिर 2 और अंत में 1। वैसे एक एक करके भरते बच्चों इलेक्ट्रॉन, पर मुझे पता था इसलिए मैंने भर दिए यहाँ पर, है ना। याद रखना है, Cu+2 अवस्था में कॉपर के पास सबसे पीछे ही पीछे एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके स्मॉल n का मान 1 है। और आपको निकालना है चुंबकीय आघूर्ण, और चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला है बच्चों म्यू इज इक्वल टू रूट n इंटू n+2। ठीक है, ये फार्मूला है म्यू इज इक्वल टू n इंटू n+2। आप जब मान रखेंगे ना इसके अंदर, तो n का मान 1 है, कोष्टक में 1 + 2। तो देखो बच्चों, अब 2 + 1 करेंगे 3 आएगा, और 3 का बाहर भी 1 लिखा हुआ है, गुणा करेंगे 1 आएगा, मतलब इसका मान आएगा √3। और इस 3 की वैल्यू होती है बच्चों 1.732, और इसका मात्रक होता है चुंबकीय आघूर्ण का Bm, बोर मैग्नेटोन। ये इसका आंसर है बच्चों, बोर मैग्नेटोन। आपको इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ढूंढनी है, और उसको फिर आपको इस चुंबकीय आघूर्ण के फॉर्मूले में फिट करना है। ठीक है बच्चों, चलें कारण दीजिए कि ZnCd जिंक मतलब परमाणु क्रमांक 30, कैडमियम परमाणु क्रमांक 48, मरकरी परमाणु क्रमांक 80 और Cn। जो कॉपर निकम बोलते हैं इसको, कॉपर निकम इसका नाम है, कॉपर निकम। वर्तमान में नॉर्मली इसका परमाणु क्रमांक 112 है, इसका परमाणु क्रमांक 112 है। चतुर्थ संक्रमण श्रेणी का तत्व है। जिंक प्रथम संक्रमण श्रेणी का, कैडमियम द्वितीय संक्रमण श्रेणी का, मरकरी तृतीय संक्रमण श्रेणी का, और ये कॉपर निकम चतुर्थ संक्रमण श्रेणी का तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक 112 है। वर्तमान में तो IUPAC पद्धति में इसको, है ना, UUB से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, अनबाह्यम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रश्न तो हमको पूछा नहीं, वैसे उसने ऐसा प्रश्न पूछा है सिंपल सा कि ये संक्रमण तत्व क्यों नहीं है। तो सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, संक्रमण तत्व क्यों नहीं है, ये केवल डी ब्लॉक तत्व हैं। जिंक में, कैडमियम में, मरकरी में और कॉपर निकम, इन सभी में अपनी सामान्य अवस्था और अपनी उत्तेजित अवस्था, में डी कक्षक पूर्ण भरा हुआ है। डी कक्षक पूर्ण भरा हुआ है। जिंक में 3d10 है, कैडमियम में 4d10 है, Hg में 5d10 है और कॉपर निकम में 6d10 है। अर्थात इनकी सामान्य और उत्तेजित अवस्था में इनका डी कक्षक रिक्त नहीं है। इस कारण ये संक्रमण तत्व भी नहीं है। ओके बच्चों, क्योंकि संक्रमण तत्व होने के लिए सामान्य या उत्तेजित अवस्था में डी कक्षक का रिक्त होना आवश्यक है। अगला प्रश्न, मिश्र धातु पीतल के अवयव। पीतल एक मिश्र धातु है जो कि तांबा मतलब कि कॉपर और जस्ता मतलब कि जिंक से मिलकर बना होता है। कॉपर व जिंक से मिलकर बना होता है। ठीक है बच्चों, तो ये प्रश्न नंबर आपका 17 पूरा हुआ। ये कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं बच्चों अपन। प्रश्न नंबर 18 बहुलक वाला पार्ट का है। बहुलक वाला पार्ट आपका वर्तमान में हट चुका है। प्रश्न नंबर 19 पी ब्लॉक वाला पार्ट है। पी ब्लॉक वाला पार्ट भी आपका हट चुका है वर्तमान में। और नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 20। लास्ट प्रश्न है आपका बच्चों, बहुत सीधा प्रश्न था पिछली बार के पेपर में, बहुत सिंपल पेपर था। चलें, सबसे पहला प्रश्न है एसिटाल्डिहाइड। देखिए बच्चों, यहाँ आपको एसिटाल्डिहाइड CH3CHO एथेनॉल के 2 अणु दे रखे हैं, और एथेनॉल के 2 अणु आपको तनु NaOH की उपस्थिति में दे रखे हैं। जब भी ऐसी अभिक्रिया आ जाए, इसका मतलब है बच्चों यह एल्डोल संघनन है। यह क्या है? एल्डोल संघनन है। इसने पूछा X क्या होगा, समझना। ये इस प्रकार से होता है, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर CH3CH डबल बंध O, ये एल्डिहाइड का पहला अणु, और इस प्रकार से मैं कर दूँ ये एल्डिहाइड का दूसरा अणु। देखो बच्चों,
ये मैं पूरी अभिक्रिया करके बता रहा हूँ आपको। तो ये एसिटाल्डिहाइड का पहला अणु इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति कार्य करेगा। ये पीछे वाला अणु जिसमें अल्फा एच बता रहे हैं अपन, ये वाला अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे अल्फा एच, तो ये नाभिक स्नेही की भांति कार्य करेगा। ये एच इस पे आ जाएगा, इस ओ पे आ जाएगा। तो फिर क्या बनेगा देखें बच्चों आप, एल्डोल बनेगा इस प्रकार से, CH3, इस वाले कार्बन पर CH, इस CH के ऊपर OH, आगे CH2 और फिर CHO। ठीक है, यहाँ CHO है इस जगह पर। तो ये इस प्रकार से बनेगा, CH3, CH के ऊपर OH, फिर CH2, CHO। इसको बोलते हैं 3 हाइड्रोक्सी, इसका नाम है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनेल। और ये आपका X है, ये आपका क्या है, X है, ये आपका X है। 3 हाइड्रोक्सी नाम सूत्र भी लिखना है और आपको नाम भी लिखना है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनेल। फिर आगे क्या किया, आगे गर्म किया। तो गर्म करने पे क्या होगा बच्चों, गर्म करने पर क्या होगा बता रहा हूँ यहाँ पर आपको। गर्म करने पर OH जिस कार्बन पे है तो OH निकल जाएगा। एक तो क्या निकल जाएगा आपका OH, और OH जिस कार्बन पे है उसके पास वाले कार्बन पर, और पास पे किधर, CHO की तरफ वाले कार्बन से, मतलब इस वाले कार्बन से, इस वाले कार्बन से एक H निकलेगा, एक H निकलेगा। तो इसीलिए यहाँ प्रश्न में H2O बाहर निकाल रखा है। तो फिर क्या उत्पाद बनेगा, वो बनेगा इस प्रकार से, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CHO, इस प्रकार का CH, और उसके बाद आएगा CH और फिर आएगा CHO। इस प्रकार से बनेगा बच्चों ये, यहाँ आएगा CHO। इसका नाम है ब्यूट टू इनेल, ब्यूट टू इनेल, या आप चाहे तो 2 ब्यूटी नेल बोल सकते हैं, 2 ब्यूटी नेल। यहाँ पर ये आपका वाई हो जाएगा। ये आपका 20वें का पहला प्रश्न हो गया। एल्डोल संघनन की अभिक्रिया है। फिर आती है बच्चों गाटरमान कोक अभिक्रिया, कई बार पूछ रखी है। सिंपल से अभिक्रिया है, आप बेंजीन लेंगे, बेंजीन की क्रिया आप कार्बन मोनोऑक्साइड से करेंगे। तीर के चिन्ह के ऊपर निर्जल AlCl3 लेंगे, निर्जल AlCl3 लेंगे, साथ में HCl का प्रयोग भी करेंगे। कुछ जगहों पर HCl को CO के साथ भी लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो प्लस करके HCl लिख दो और फिर बाद में वापस उसको HCl को बाहर निकाल दो, और वहाँ ना लिखो तो तीर के ऊपर लिख दो। तो क्या होगा कि CO जो है बेंजीन के ऊपर जुड़ जाएगा, और जब CO बेंजीन पर जुड़ेगा तो बेंजीन पर जो H है ना वो कार्बन पे आ जाएगा। इस प्रकार से बेंजीन से आपको बेंजेल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा, बेंजीन से आपको बेंजेल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा, जिसका IUPAC नाम बेंजीन कार्बेल्डिहाइड भी होता है। ठीक है, ये आपकी गाटरमान कोक अभिक्रिया हो गई। फिर आपका 20वें का अथवा वाला प्रश्न, सॉरी है 20वें का अथवा वाला प्रश्न है। देखिए CH3MgBr मतलब ग्रिग्नियर अभिकर्मक दिया है आपको, ग्रिग्नियर अभिकर्मक दिया है, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड नाम है इसका। इसकी क्रिया CO2 से करिए। देखो क्या होता है अभिक्रिया में, मैं आपको यहाँ करके बताता हूँ कि CH3Mg और ये Br, इस CH3MgBr की क्रिया कर रहे हैं CO2 से। ये CO2 इस प्रकार से लिख दिया मैंने, CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को। देखो क्या होगा, ये जो MgBr है ना, MgBr, ये MgBr तो इस O पे आक्रमण कर लेगा, और ये CH3 है ना, ये CH3 इस कार्बन पे अटैक कर लेगा इस प्रकार से। इससे हमें शुष्क ईथर की उपस्थिति में एक योगोत्पाद बनेगा बच्चों, एक योगोत्पाद। वो क्या बनेगा, CH3, चलो मैं नीचे बनाता हूँ उसको, यहाँ बनाता हूँ इस जगह पर, CH3 बनेगा। ये CH3 कहाँ ऐड हो गया, कार्बन पर, तो एक कार्बन, इस कार्बन के ऊपर क्या है, डबल बंद O, और आगे क्या है O के साथ क्या है Mg, और Mg के साथ क्या है Br। ये आपका X है बच्चों, ये आपका X है, एक योगोत्पाद है। ठीक है, और आगे इसका अम्लीय माध्यम में, आगे इसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन किया हुआ है बच्चों। यहाँ देखें प्रश्न में, यहाँ आगे इसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कर रखा है। तो क्या होगा, ये जो MgBr है ना, MgBr, ये MgBr इस OH के साथ बाहर निकल जाएगा, MgBr OH के साथ बाहर निकल जाएगा, मतलब ये बंद यहाँ से टूट जाएगा। MgBr जल के OH के साथ बाहर निकल जाएगा, और इस O पर यहाँ पर H आ जाएगा, जिससे हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। इसको IUPAC में एथेनोइक अम्ल कहते हैं, और ये आपका Y है, ये आपका क्या है, Y है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि है ग्रिग्नियर अभिकर्मक के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो X तो आपका योगोत्पाद है,
एक्स तो आपका क्या है, एक योगोत्पाद है, और वाई आपका एक एसिटिक अम्ल है। और फिर रोज़ेनमुंड अभिक्रिया है। रोज़ेनमुंड अपचयन है कि जब एसिटिल क्लोराइड की क्रिया, एसिटिल, टिप्पणी लिखनी है, वर्णन भी करना है आपको इसका, एसिटिल क्लोराइड का अपचयन या हाइड्रोजनीकरण PD/BaSO4 की उपस्थिति में करते हैं, PD/BaSO4 की उपस्थिति में करते हैं, तो एक Cl जो है वो एक H के साथ बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और एक H जो है वो C पर आ जाएगा। मतलब कि एसीटेल्डिहाइड बनाने की अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया से केवल एल्डिहाइड बनता है, कीटोन नहीं बनता। ये एसीटेल्डिहाइड बन गया, एथेनेल भी कहते हैं। इस अभिक्रिया में PD उत्प्रेरक की भांति कार्य करेगा, PD उत्प्रेरक की भांति कार्य करेगा, जबकि BaSO4 जो है उत्प्रेरक विष की भांति कार्य करेगा, जो कि इस PD की क्रियाशीलता को कम करने का कार्य करेगा। यदि आपने अभिक्रिया में BaSO4 नहीं लोगे तो इस PD की क्रियाशीलता के कारण ये एल्डिहाइड आगे और अपचयित हो जाएगा, और आगे अपचयित होकर के एल्कोहल बना लेगा। तो ये एल्कोहल न बनाए, इसलिए उत्प्रेरक विष के रूप में BaSO4 का प्रयोग करते हैं। ये आपकी बच्चों रोज़ेनमुंड अपचयन अभिक्रिया हो गई, और ये आपका पूरा पेपर पूरा हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको पेपर समझ में आया होगा। ठीक है, और 2023 का ये पेपर था। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।